अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फरमाया कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता, बट एट द वेरी सेम टाइम उन्हीं के एक साथी जज अतर मनल्ला साहब ने जो इजाफी नोट लिखा पिछली समात की जो ऑर्डर था उसके साथ वो इजाफी नोट, उसमें कुछ इंडाइटमेंट्स हैं, मैं यूँ कहूँगा एटलीस्ट इंडाइटमेंट फ़र्द जुर्म को कहते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बेंचेस, फिर उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से जो कल फैसला आया, वो तमाम ये बता रहे हैं कि मुल्क में इंसाफ नहीं है। और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो अपनी जुडिशरी की तरफ इशारा कर रहे हैं और दीगर इदारों की तरफ इशारा हो रहा है। इस मामले पर कुछ तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा जो बजट कल पास किया सदर मुमलिकत ने, जो अवाम कुश बजट है और महंगाई की जो आगे IMF के कहने पर हो या फिर जो भी मामला, क्योंकि यहाँ पे एक काम तो हो सकता था, वो ये कि अशराफिया की जो अयाशियाँ वो बंद की जा सकती थी, लेकिन वो सिवा हो गई हैं और अवाम पे जो बर्डन आना है उसकी बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। रबिया बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और 2 बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अजमल जामी साहब और ताहिर मलिक साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे स्टार्ट करूँगा रबिया साहब, इंसाफ माशरे में हो रहा है इस वक्त? मैं बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है ये। देखिए, इस वक्त जितना मुल्क में क्राइसिस है उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुल्क के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है वो बहुत तनज़ुली का शिकार है। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि कई दफ़ा हम देखें तो लगता है कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनकी एक बुनियादी वजह ये जुडिशल सिस्टम है और इसकी बहुत ज़्यादा इसमें उसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। बहुत कुछ करना पड़ेगा तब ये सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ तो हम बहुत परेशान हैं। वो जैसे जस्टिस शाहिद करीम का फैसला आया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का आया है, मतलब दे ट्राई टू करेक्ट द थिंग्स, वो होता है, लेकिन उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं है कि उनके फैसलों पे उस तरह से मेनुआन अमल होगा या उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। देखिए, यही तो एक प्रॉब्लम है कि जो अच्छे जजेस हैं, जो क्रेडिबल जजेस हैं, जिनका कोई कैरेक्टर है, जो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको खुद बड़े मसाइल हैं आपकी जुडिशरी के अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरह जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला आया। इसके अलावा भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस अतर मनल्ला है या बाकी जो जजेस हैं, इस्लामाबाद के जजेस जिस तरह खड़े हुए। लेकिन मसला ये है कि ये सारा कुछ वही उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जुडिशल सिस्टम जो है उसको किन किन मसाइल का मतलब वो शिकार है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, बहुत बड़ी एक कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो कंसर्न कॉर्नर्स हैं। और इसके लिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, जब तक पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि जुडिशरी जो है उसके अंदर जो हम समझते हैं कि चीज़ें तब्दील लाने की ज़रूरत है वो भी नहीं आएगी। और जब तक जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकते। जामी साहब, एक लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रीवियस चीफ जस्टिस से जो एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अब उनके बाद जो अगले चीफ जस्टिस आने हैं वो 3 कायम मुकाम, वो 3 रुकनी कमेटी और फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी बहस तो चल रही है, बट यहाँ पे ये तासुर आ जाना कि यार किसी अब उसमें किसी को फेवर कर दिया जाएगा या अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे भी अपॉइंट कर सकते हैं किसी को, या हो सकती है अपॉइंटमेंट। और फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आप जहन में रखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसको जोड़ा जा रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वहाँ पे भी आगे तौसीह देना और वो सब मामला, इन मामलात के अंदर। और फिर काजी साहब का ये कहना कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया ना, ये जब से यानी 3 जजेस जब से आपने उस क्वेश्चन में लिए, तो पाकिस्तान में जब भी आप कोई 1 से ज़ायद लोगों के लिए इंतखाब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो कॉन्स्पिरेसी वो जन्म लेगी। पाकिस्तान इज़ नोन फॉर दिस ऑल थिंग्स। फिर ऑब्वियसली जो लोग उस पैनल के हिस्से हैं, 3 जो जजेस हैं, वो कोशिश करेंगे कि उनका इंतखाब, उस सिलसिले में ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, जो हुकूमत के 5-6 वोट होते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, उसके अलावा जो इदारे असर रसूख रखते हैं उनका बड़ा किरदार होगा, बार्स का बड़ा किरदार होगा। आप देखें इस सिलसिले में आसन भून साहब हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हूँ, रबिया साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकती हैं। इनका हमेशा एक किरदार है। हुकूमत वक्त के जो कानूनी मामलों को डील करने वाले वज़ीर मुशीर होते हैं वो बार्स में एम नहीं जाते, वो बार्स को एमी अखराजात या तरक्याती फ़ंड्स या दीगर फंडिंग नहीं किया करते। और फिर ऑब्वियसली कानून साजी के लिए भी उनके अपने परताव होते हैं। लेकिन अल जहाद ट्रस्ट केस का जिक्र किया जाता है ना, मेरा ख्याल है वो ठीक नोशन। ये एक और केस था, आई थिंक रबिया जी कैन करेक्ट मी, उसमें ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था सीनियरिटी वाला। उसके हिसाब से तो शुजात अली खान साहब भी बनते हैं, बट ऑब्वियसली जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनका नाम भी ज़ेर बहस है। बाकी नजवी साहब की भी बड़ी खिदमात है, बहुत ज़्यादा खिदमात है, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मैं अगर आप बहसीत सहाफ़ी आपसे अर्ज़ करूँ, गो कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के मामला हमें बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो मुझे यूँ लगता है बहसीत सहाफ़ी कि जिस तरह से आप देखें जो इन तमाम हजरात के बारे में मीडिया में जो लेंस और कैनवस लगाए जा रहे हैं
उससे एक आम फहम साफ़ी भी ये तासुर ले सकता है कि अच्छा जी फ़लाँ हिस्सा जो है रियासत का या वकालत का या कानून का, उसका रुख फ़लाँ जानिब है और फ़लाँ का फ़लाँ जानिब है। तो ये इसमें सबसे बड़ी कदगन है कि जब आपने 3 लोग रखे और उसमें डिस्प्यूट आ गया तो कॉन्स्पिरेसी जन्म दे। जो आपने काजी साहब का जिक्र किया और दिगर का, पाकिस्तान की तारीख़ में जो भी मुनसफ़े आला आया वो ये समझता है कि इंसाफ उसके दौर में सबसे मिसाली था। वो ये समझता है जब तक वो मसनद पे है, उस सीट पे बैठा है, तब तक बड़ी अमन है, शांति है, और जो लोग तनकीद करें उनके फैसलों पर, उनको समझ नहीं है कि जज साहिबान किस मंतक के तहत फैसला दे रहे हैं। हालांकि इन्हीं लोगों के फैसले बाद में नज़ीरें बनती हैं, मिसालें बनती हैं, इनके अदवार के ऊपर फिर सियासी तमासील बनती हैं। सो दे विल बी जज बाय देयर डिसीजंस, और डिसीजंस कितने फेयर हैं उसका तो साथी जज साहिबान जो साथ बैठे हैं, हम तो बात ही नहीं करते, वो जो बात करते हैं, सादा सी बात करता हूँ। डिसीजंस कितने इंसाफ पर मबनी है, उसका अगर आपने पल्स चेक करनी है, पीपल एट लार्ज से या पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें। अगर इंसाफ हो रहा होता तो आज हम इस बहस में पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ना पूछ सकते। अगर हम इंसाफ हो रहा होता तो आज ये बहस हो रही होती कि जनाब वो पीपल्स पीटीआई को उसके बाद आज़ाद अरकीन को पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीने जाने की सही इंटरप्रिटेशन नहीं की है। इलेक्शन कमीशन अब दोबारा से जवाब जमा कराए वो क्या हालात वाक़यात थे। जैसे अतर मंडला के कोर्ट क्या है उसमें 4 सफ़ात में कि क्या इलेक्शन से पहले पीटीआई नामी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देगा? ये इंसाफ की मिसाल है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी आ जाएगी ना, उसके अंदर वो जो धांधली के उन्होंने कहा केसेस इसी के साथ सुनना शुरू कर दें, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, वो टेकअप होगा जब जजेस की मेजॉरिटी जो बेंच पे मौजूद है वो चाहे कि कंप्लीट जस्टिस अंडर 187 हो और वो भी उसके साथ मुत्तफिक हो, तो वो टेकअप तो तब होगा। ताहिर मलिक साहब, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। जामी साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जब ले डाउन किया गया, ये ज़रूरी नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए कि मैं जज की वैसे परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कुछ छानू भी तो पता चले किस बेस के ऊपर हो रहा है। और आप ना करें सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे किसी को प्रमोट, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पहले कितने फैसले दिए हैं, उनमें से कितने आगे जाके स्टैंड किए हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लोगों को पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अकबर देखो, बेसिकली मैं प्रिंसिपल बात करनी चाहिए जस्टिस क्या, क्योंकि जनाब की ओपनिंग ये थी ना कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ कर रहे हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ इंसाफ। वो कहते हैं ना इंसाफ की देवी की आंखें बंद की जाती हैं, दैट इज़ ए सिंबल। ये ग्रीक सिंबल है। सिंबल के मतलब है कि इंसाफ देखता ही नहीं है कि सामने कौन है, वो मर्द है, औरत है, पंजाबी है, सिंधी है, मुसलमान है, क्योंकि उसने रूल्स के साथ तय चल कानून अंदाज कानून। दूसरी एक जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी माशरे और रियासत का असल इशू जो है, और वो मैं मैडम और अपना जामी की बात से वो हंस करना चाह रहा हूँ कि ये अभी भी अफराद का माशरा है। मैं असल में हिट ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ इदारे नहीं हैं। अगर एक सीनियर मोस्ट वकील ये कह रही है कि एक जजेस है वो बड़े क्रेडिबल हैं, बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है हम डार्क एज के लोग हैं, हम फ़र्द के साथ चल रहे हैं। दूसरा जामी डार्लिंग फरमा रहा है कि जनाब वो चीफ जस्टिस साहब जो भी होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत ज़बरदस्त इंसाफ करता हूँ, बाद में नहीं होता। इंस्टीट्यूशन का बुनियादी मतलब है उसमें फ़र्द नज़र नहीं आता। सही, वो चाहे चीफ जस्टिस बाजवा हो, चाहे चीफ जस्टिस मलिक हो, चाहे चीफ जस्टिस अपना जामी हो, वो एक रूल्स के तहत चलते हैं, वो अपना टाइम पूरा करता है, वो चला जाता है। मेरा जो आर्गूमेंट है, इंसाफ तो तब होगा ना जिस सोसाइटी में ये बहस ये हो रही हो सीनियरिटी की, जिसमें ये फैसला हो। और आज जो एक एवरेज जर्नलिस्ट है वो बड़े आराम से जब फुल बेंच बैठा होता है तो वो इंतज़ार करता है अतर बिन उल्लाह क्या बात करें। मतलब एक ज़माना था जो मेरी नौजवानी थी, उस ज़माने में जब हम लोग पढ़े लिखे या ओपिनियन मेकर से मिलते थे ना, तो हमें कान में कहते थे तो यार पिपली है ही या मुस्लिम लीग किया है। तो अब तो ये आपके जजेस की जो जजमेंट्स हैं वो देर आप पहले ही पता होता है कि ये अब सारा फलां साहब ये बात करेंगे वो बात करेंगे। तो मैं कंक्लूड ये तो आप यही कह रहे हैं कि पहले भी यूं ही था, अब भी यही है। नहीं, फर्क ये है ना, पहले पॉलिटिकल डिवीजन था, पहले इदारों में थोड़ी बहुत कोई है थी ग्रेड। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि कान में कहा जाता है फलां बंदा पिपली है। अब इससे सूरत-ए-हाल और ज्यादा डिटीरिएट हो चुकी है। अब पोलराइजेशन उन सहाफियों के अंदर भी आ चुकी है जो कोर्ट कवर करते हैं। आप इसको मिक्स ना करो, पहले लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रियासत चलती है इदारों के साथ। असल क्राइसिस जो है ना, मैं उधर कंक्लूड करने लगा। असल क्राइसिस है कि यहाँ इदारे नहीं है, ये अशखास का मुल्क है। हमारी रियासत अफराद चलाते हैं और अफराद अच्छे होते हैं, अफराद बुरे होते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इदारा बनाते हैं और इदारे को आप मुतहद कर देते हैं रूल्स के। तो जब आप अपनी अदालतों के 6 जजेस ये लिखे कि मुझे मोढ़े मारे जा रहे हैं, मेरी फैमिली को तंग किया जा रहा है, यहाँ तो सारे विक्टिम खुद जज बने हुए हैं, तो उन्होंने मुझे क्या इंसाफ देना है? वेरी ट्रू। नहीं, जो बात मैं इससे अखज़ कर रहा था ना, सॉरी आप और जानना चाह रहे थे, बात यह कि जो बहसियत मजमुई जो तनज़ुली या जवाल है ना माशरे के तमाम इकाइयों में, वो इधर भी है। फॉर इंस्टेंस ये मलिक साहब हमारे उस्ताद हैं,
ही विल वाउच फॉर दैट कि क्या ये बात फैक्ट नहीं थी कि कोर्ट बीट रिपोर्टिंग सबसे मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि आप उसमें एक लफ्ज भी इजाफी नहीं लिख सकते। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अच्छी तरह हमें पता है जो कोर्ट बीट रिपोर्टर हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, ये 3 के मैं नाम जामिर साहब, जजेस जब अपना माइंड डिस्क्लोज करेंगे तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वजह है जज साहिबान को जब ये शौक हो कि उनके ब्रेकिंग न्यूज के फटे चलें और शायद सुर्खी और लीड चले और उनके ऊपर आज वीलो किसने किया है कि फलां जज ने कमाल कर दिया, फलां वकील की बोलती बंद कर दी, ये थंबनेल्स आ रहे हैं। तो ये देखने वाले, मैं आपसे यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। नहीं, जज ये नहीं चाह रहा होता कि फटे चले मेरे या मैं पॉपुलर हो जाऊं। भाईजान क्या हो गया आपको याद नहीं, माजी के एक मुंसिफ आला जब जाके जेलों का दौरा करते थे और जब जाके सेशन कोर्ट के जजेस के मोबाइल खींच के फेंकते थे, वो उनकी बात है। अब एक वीलॉग के ऊपर नोटिस हुआ है, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, अब आप तकरीर करते हैं, आप बताते हैं खवातीन की क्या इंपॉर्टेंस है, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस क्या किरदार अदा करती हैं, जस्टिस होता क्या है। आप खत लिखते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन को, बताते हैं कि जनाब आपने ये खिलाफ वर्जी की है, और आप बताते हैं कि जो मैंने इंटरप्रिटेशन की थी बल्ले के निशान छीने जाने की, ये दुरुस्त है। तो उसी की बेसिस के ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया, और ये मकबूल जान। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब उन फैसलों पर बात करने की बजाय, रिमार्क्स को रिपोर्ट करने की बजाय, अब वहां पे कवरेज इस तरह से हो रही है कि फलां जो जज है ना वो तो जनाबी अली कमाल है और फलां जज जो है वो फलां धड़े का है। अब जब ऐसी कवरेज होगी तो जजेस के माइंडसेट के ऊपर उसका असर होगा। जज साहिबान अखबार नहीं पढ़ा करते थे, टीवी नहीं देखा करते थे। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया कि देखते हैं। अब जाने दें, मैं एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, असल में टाइम जरा ऊपर हो रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक दो मामला को उठाया तो उनके ऊपर रबिया बाजवा साहबा ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि पहले इनके ऊपर ये केस था, ये इन्होंने ये मुराद दी थी, या ये वजह जिसकी वजह से ये मतलब उनको टाइटल दे दिया, इमरानदार हो गए और वो एक पार्टी का साथ उनके ऊपर ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट में अब जो अगले चीफ जस्टिस के लिए मामला होना है, वो नाम अभी से सामने आने शुरू हो गए। देखिए, बात ये कि पहले मैं उनकी बात पे जो पहले चल रही थी उस पर सिर्फ एक दो कमेंट्स करूंगी कि पहले उन्होंने फरमाया कि इंस्टीट्यूशंस की बात और ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो बात ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनने नहीं दिए गए और उसी कश्मकश में जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब ये सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया। पहले था ना कि एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी, अब इस वक्त जो डिवीजन है वो बड़ी खुशाइंद है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है जो एक अवामी जदोजहद जो थी वो एक अब फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपने बात की सीनियरिटी के हवाले से, तो अगर इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं तो फिर वो इसी तरह बनते हैं कि ABC जो भी आए, हमें किसी इंडिविजुअल से कोई गर्ज नहीं है, जो भी जिसकी बारी बनती है, जिसका उसको चीफ जस्टिस या एलिवेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी बात होती रही हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे मुतालबात भी रहे हैं कि अगर आप करना चाहती फिर उसको स्ट्रक्चर करें। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई आपने आज तक जुडिशरी पूरी दुनिया को, आप पूरे पाकिस्तान को जजमेंट्स देते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी जजमेंट्स देते हैं, क्यों आपने आज तक अपनी इंडक्शंस के हवाले से ऐसे क्लियर रूल्स नहीं बनाए कि इन हालात में इस तरह की इंडक्शंस होनी चाहिए, इस तरह जो भी मेरिट और क्राइटेरिया है। दूसरी बात, हम दो चीज़ों को इंटरमिंगल नहीं कर सकते। एक है बेसिक अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के अंदर, उनके ऊपर भी हम हमेशा बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि वो भी दुरुस्त नहीं होती। और दूसरी बात है एलिवेशंस की। जब एक जुडिशरी के अंदर एक जज बैठा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि फिर सारे जजेस बराबर ही हैं। जब एक बैठा हुआ जिसकी बारी आप उसको बड़ी दफा ये हुआ ना कि आपने इसको एलिवेट किया तो उस पे लग गया कि ये फलां बंदे ने। अच्छा, साकिब निसार साहब आप देख लीजिए, पुरानी मिसाल आपको एक दे रहा हूं, फिर उसके बाद वो कैसे खिलाफ हो गए थे नवाज शरीफ साहब के, और उन पे क्या था कि ये साकिब निसार साहब को नवाज शरीफ साहब ने प्रमोट करवाया। ये भी हम तो फिर अगर कोई अपना माइंड इस्तेमाल करके आगे फैसले करता है, मामला करता है, तो फिर ये इल्जामबाजियां भी नहीं ना। देखिए, अगर कोई गलत फैसला करता है उसके लिए आपके पास पूरी कार्रवाई आप कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। दूसरी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनका रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनका जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, इनके वो लेटर्स भी मौजूद हैं कि जो जुडिशल कमीशन को लिखते रहे कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह, एलिवेशन जो हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर इनका मौकफ तब और था, आज इनका मौकफ क्यों तब्दील हुआ। असल बात तो सोचने की ये है। फिर आपने जस्टिस अतर मिनल्ला की बात की, हम आज इसलिए उनके जो नोट है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अवाम को डिसफ्रेंचाइज किया गया। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात है। आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो आप किस तरह, इलेक्शन कमीशन कौन होता है और इलेक्शन कमीशन ने क्यों गलत इंटरप्रिटेशन की। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो तमाम केसेस जो हैं वो बेसिकली पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं है, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इजाफी नोट काजी साहब की तरफ से आ जाना चाहिए था, उन्होंने फैसले में
में खुद लिखवा देना मैं एक बात करती वो हूँ, कह रहे थे कि मेरे मैं ये कहती हूँ कि वो केसेस आपकी बड़ी मासूम ख्वाहिश नहीं, एक सेकंड, वो केसेस पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकदमा है जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बिल्कुल लॉजिकल बात की। और दूसरी बात, आर्टिकल 187 का मतलब है कि जो जस्टिस फाइज ईसा भुट्टो को आज रेफरेंस में उन्होंने अपने तौर पर इंसाफ देने की कोशिश की, ये कॉस्मेटिक जस्टिस है। हम कॉस्मेटिक जस्टिस से निकल के सब्सटेंशियल और कंप्लीट जस्टिस की तरफ अगर आना चाहते हैं तो ये वो मुकदमा है, और वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंटेलेक्चुअली भी उन्होंने बहुत दुरुस्त बात की, और ये तमाम मुकदमात को इकट्ठा सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिल सके। नहीं ज़ाहिर है इंसाफ अवाम को मिले। उसके अलावा जो इस वक्त कल जामी साहब जो बजट पास हुआ है, मतलब उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि आपके हालात ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, फिर उसके बाद IMF की कई शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, वो हो गया सारा कुछ। अच्छा, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया, तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली हैं, मुराद अपनी बढ़ा ली हैं, और हर जगह के ऊपर अपने आप को सब्सिडीज उसी तरह से बरकरार हैं जैसे पहले थी। मैं अर्ज़ करूँ मालिक साहब से इजाज़त के साथ, आलिजा अभी 2 या 3 रोज़ पहले जो पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के ऊपर स्टोरी आई है, हमारी कुलीग आमना अली उन्होंने स्टोरी छापी, मैंने उसकी तहकीक भी की। यानी हर साल कम से कम 1.5 अरब रुपया जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के लिए दिया जाता है। CDA ने मांग की, बताया गया एक कमेटी है हाउस की, सेनेटर्स की, जो पार्लियामेंट लॉजेस के मामलात को हाउस को डील करती है, और उसमें MQ MP तमाम सियासी जमातें भी हैं। उस कमेटी ने ये शिकायत की कि जनाब अली पर्दे चेंज होने वाले, कुशन्स जो है ना सोफ़ों की वो रंग फीका पड़ गया है, और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, एक मौजूद सेनेटर ने कहा वो ठीक नहीं है, वो दीमक ज़्यादा है, उसको चेंज किया जाए। चूहे खत्म हो गए वैसे वहाँ पे? चूहे भी हैं, दीमक भी है। और एक मौजूद सेनेटर ने उस कमेटी में ये कहा कि जनाब अली मुझे ये लगता है कि कुछ जो स्वीट्स हैं वो UAE और VIP हैं, और कुछ जो है वो फ़कीर लोगों के हैं, तो ये तफरीक ख़त्म की जाए। इसके पैरेलल 8.6 अरब रुपया लग चुका है अभी तक नए पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर हो रही है 104 स्वीट्स के ऊपर, और ये नया जो उन्होंने शोशा खड़ा किया उसके ऊपर CDA ने 69 करोड़ रुपया मांगा। मालिक साहब, जबरदस्त 69 करोड़ मांगा, बजाय इसके कि उसको 69 करोड़ दिया जाता वो 1.6 अरब रुपया दिया गया, और हर साल इसमें इजाफा होता है। यार ये आपका सेक्रेटेरिएट है लाहौर में, इसकी तमाम तर रेनोवेशन हुई है, बल्कि वो जो पुरानी टाइल्स लगी हुई थी अगले दौर की बहुत अच्छे लेवल की, वो उखेड़ के नई टाइल्स लगी हैं। आप कभी अपने पीमलन के जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं आप उनसे पूछिएगा, वो कहते हैं सानू तो कुछ नहीं मिलता, तो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप से बहुत कुछ ला देते हैं। ये एक कुर्सियां जामी साहब करोड़ों ये दो मिसालें आपने सुनी। अब मुझे आते हैं याद मुस्तफा कमाल, चाहे उनके सियासी मौजूद जो भी हो, एक बड़ी अच्छी बात उसने की, उन्होंने कहा 78,000 अरब रुपया हमारे पर कर्जा है ना, 1,000 अरब रुपया मेरे मुल्क के सियासतदान इकट्ठा कर दें। नवाज शरीफ साहब रायवेंड कुछ हिस्सा बेचें, इमरान खान बनी गाला कुछ हिस्सा बेचें, जरदारी साहब बिलावल हाउस का एक हिस्सा बेचें, और तमाम जो सियासतदान मुल्क में हैं, पार्लियामान में हैं, ये अपनी अपनी जागीरों जायदादों से कुछ हिस्सा बेच के 1,000 अरब रुपया इकट्ठा करें। कोई फायदा नहीं। सुने ना, अवाम के सामने जब ये जेस्चर जाएगा ना, तब आवाम को यकीन है कि वाकई हालात ख़राब हैं। लेकिन जेस्चर इज अदर वे अराउंड, जो मिसाल दे रहा हूँ पर्दे चेंज करने की, गद्दियाँ चेंज करने की, और ना इनमें से मुझे बताएं आप 60-65% वो हैं फार्मर्स हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, गद्दी हैं उनकी, एक अरसे से चलते आ रहे हैं। ये कोई गरीब गुरब है, ये फाका कश लोग हैं, इनके पास पल्ले कख नहीं है कि इन्हें 5,000 लीटर पेट्रोल दिया जाए, इनको फ्री एयर टिकट्स दिए जाए। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये कहें कि मुल्क जिस हालात से गुजरा है हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबके पास फार्म हाउसेज भी हैं, हम सबके पास कोठियां भी हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। यार कोठियों से जामी साहब मुझे याद आ गया, ठहरिए। अब आप कह रहे हैं अवाम कैसे भुगत रहे हैं और आम असर कैसे हो रहा है। एक शख्स है जिसका हमारे कुलीग एक जो वर्कर है हमारे साथ, मीडिया वर्कर, उनका बिल आया है 16,855 रुपये इस महीने का, बहुत छोटा सा उनका यूनिट है। अब आपको पता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी है 200 रुपया, टेलीविजन फीस आई है 35 रुपया जो कोई नहीं देखता PTV, जनरल सेल्स टैक्स लगा है 2560 रुपया, आगे सुनते जाएं, और जो FC सरचार्ज है 681 रुपये, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट लगी है 727 रुपये। ये FC फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अल्लाह जानता है। अच्छा। सर्विस रेंट और मीटर रेंट अभी नहीं डाला, शुक्र खुदा, क्योंकि वो किसी और महीने डाला जाएगा। इसके अलावा GST ऑन FPA ये भी नहीं डाला। एक पूरा यानी 10 खाने हैं जो अभी खाली छोड़े गए हैं, 6 मुख्तलिफ टैक्स लगा के उस शख्स का बिल बना है 16,896 रुपये। अब इसमें असल बिल था 10 से 12,000,
4 से 5 हज़ार रुपए का उससे टैक्स लिया गया है सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिटों के ऊपर। कोई जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि ये अपना कुछ बेचें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो ओपिनियन दिया है उसके बाद होना पता है क्या है, वो दोबारा एक दफा गर्दिशी कर्जा उतरना और फिर दोबारा उसी साइकिल के अंदर ऐड हो जाना। हमने खत्म, हम उनको करें ना आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट को, गोल्फ क्लब्स जो बने हुए हैं जी बेचें। मैं कहता हूँ उसकी कम से कम लीज ही बढ़ा दें थोड़ी सी। देखिए ये मामला इस तरह का नहीं है बड़ा कि हम कहते हैं कि ये असेंबलीज जो है सरमायादाराना जमहूरियत जो है। पूरी मॉल रोड के ऊपर आप देखिए ये जो जीओआर बना हुआ, कितनी प्राइम लैंड के ऊपर कोई जरूरत है आईजी साहब को वहां पे 16 कनाल के घर में रहने की, या चीफ सेक्रेटरी साहब को 20 कनाल के घर में रहने की और 25-25 मुलाजिमीन रखने की। मलिक साहब हुआ पता है क्या है, टैक्स एग्जेम्प्ट किया है अफसरान को कि वो प्रॉपर्टी बेचें, प्लॉट बेचें, यानी कि डीएचए में आपका वैसे माशाल्लाह है भी डीएचए में, डीएचए में नहीं मैं वैसे उनको बता रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत साबित होती है ना इस मुल्क से, इस रियासत से, वो ये कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वहां पे आपके पास कोई, आप अमीर कबीर बंदे हैं, 2-2.5 आपके पास वहाँ 2 प्लॉट पड़े हैं, 2-2 कनाल के 4 प्लॉट पड़े हैं, आप जितने मर्जी बेचें आप पे कोई टैक्स नहीं है। एक गरीब बंदा जिसकी घर में कोई आफत आ गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, वो 5 मरले का उसकी जमा पूंजी पड़ी हुई प्लॉट पड़ा हुआ है, वो बेचे, 2 मरले का बेच दे, उन्होंने टैक्स कर देना, उससे टैक्स ले लेना है, खुद नहीं इन्होंने टैक्स देना। अच्छा पहले तो मैं ये खाली जनाब ने पहले तो ये जो रोमांसिज्म है ना, जज्बाती है, जिसका अपना जामी बड़ा चैम्पियन है, दाता साहब मेंटालिटी, पैसे दे दो, चंदा दे दो, अपना अपना हिस्सा पो। रियासतें इस तरह नहीं चलती है, इस तरह फैमिली चलती है, मामे चाचे के घर चलते हैं। रियासतें अकल से चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं। ज़रा 2 मिनट सुनो मुझे प्लीज़। 2010 में जिसको रियासतें पाकिस्तान कहती हैं, ये 1500 अरब मेरे से टैक्स लेती थी। कितना? 1500 अरब। पिछले साल, इससे पिछले साल इस रियासत ने कहा हम 30% आपका ना टैक्स ज़्यादा लेंगे आपसे। इस बार वो जा रहे हैं को तकरीबन 9400 पे, 9400 रुपये। अब इस रियासत ने फैसला किया, रियासत से मुराद हुकूमत, कि हम 40% इजाफा करेंगे और अगले साल 12,500 अरब आपसे टैक्स लेंगे। पॉइंट सिंपली है, मतलब मैं ये मुल्क को दरबार ना आप समझो, मज़ार ना समझो, जिस तरह ये कह रहा है चादरें ले और अपने अपने देगा पका दो। मुल्क कभी इस तरह नहीं बदले। यार मुझे लेट मी फिनिश। नहीं तुम इसके बाद नहीं रूहानियत पे नहीं जा रहा मैं, तुम्हारे को चंदा मेंटालिटी पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अमीर लोग पैसे देते मुल्क बदल जाएगा। मुल्क इंस्टीट्यूशन से बदलते हैं, आपको सेंस बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। सिंपल पॉइंट ये है कि 2010 में ये रियासत 1500 अरब मेरे से टैक्स लेती है और मेरी एजुकेशन पे कितने पैसे लगाती है, मेरी सेहत पे कितने पैसे लगाती है, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने पैसे लगाती है, मेरे साफ पानी पे कितना पैसे लगा रही है, वो स्टडी कर लो। अब पिछले साल इन्होंने 9,500 पे चले गए, अगली दफ़ा इन्होंने 12,500 पे जाना है। सारे सवालों का जवाब हो जाएगा। मैं तुम्हें अब जवाब देने लगूँ। मैं आई वुड लाइक टू कोट एजाज गोहर, जो साबिक वज़ीर है निगरान का। वो कहता है कि इस रियासत का, यानी कि 4 सूबे, फेडरल हुकूमत, जितने महकमे, उनका खर्चा वो बता रहा है 25,000 अरब। कितना? 25,000 अरब से ये रियासत चल रही है। हफीज पाशा साहब की रिपोर्ट थी ये गोहर एजाज को मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक साहब वो कह रहा है पाकिस्तान की रियासत का जो अपना खर्चा है ना, दैट इज 23% ऑफ योर GDP। तो जो इतनी नॉन प्रोडक्टिव सोसाइटी होगी जो 25,000 अरब सिर्फ तरहाओं मरात अपने चलाने पे लगा देगी, वहाँ किस तरह डेवलपमेंट हो सकती है? वहाँ किस तरह ये जो तुम लोगों ने मोशनलिज्म रखा है कि मीरों से पैसे ले लो 1,000 अरब, मैं तुम्हें 25,000 अरब बता रहा हूँ। तो सारी बात ये है डार्लिंग कि जब तक ये रियासत अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करती, और ये अपने लिए हुए अखराजात का एक ही मकसद है, सजना महफिल हसन तेरे लिए सजाइए, वो पैसे ले रही है मेरी डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो अपने लॉन्चेस बना रही है जो ये आर्गूमेंट कर रहा है। ये तो अपने डिफेंस के लिए सारा काम कर रही है। इसने कहा कि जो और जो सरकारी मुलाजिम है वो रियल स्टेट बेचेगा, कोई टैक्स नहीं। तुम बेचोगे तो नॉन फाइलर हो तो 45%। मैं अगर तरह लेता हूँ, लेना तो GNR तो तरह 45% कट लगेगा और ऊपर से 10% GST लगा दिया। पॉइंट क्या है? ये रियासत सिर्फ अपने बजट बना रही है। 25,000 अरब के इतने बड़े एक्सपेंस से तुम जितने मर्जी ये रियासत देख रही है ना, वो सऊदी इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये बोलेगा, मलिक साहब उसी चीज पे आ रहे हैं जो इसके बाद ये बोलेगा कि इनको अपने अखराजात कम करने हैं। वो ये जो मुस्तफा कमाल की एक ये फंडिंग जो कह रहे हो, मुहिम कह रहे हो, मुहिम से चलता मैं मुस्तफा पे क्रिटिसिज्म चले ना चले और बात है। पॉइंट ये है कि ये रियासत का इतना बड़ा पेट हो गया, इतना बड़ा पेट हो गया कि आप जितने मर्जी चंदे इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, बात मेरा ख्याल है ये है, जो असल चीज़ है कि ये बेसिकली
अभी भी कलोनियल रियासत है जहाँ की अशरफिया कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ है कि जो पाकिस्तान के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें फ्यूडलिज्म भी है, जो रही सही कसर है सरमायादाराना जमहूरियत ने वो पूरी की। तीसरी बात ये है कि ये सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है, इसको बेसिकली वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेकिन इसको सिक्योरिटी स्टेट बना के तो आपके पास इतना सरप्लस ही नहीं है कि वेलफेयर स्टेट हो सके। आपने किसने सिक्योरिटी स्टेट जो है वो किसने बनाया है? वो मैंने या आपने तो नहीं बनाई। और आप मुझे बजट ऑडिट करके बताएं उनका, आप लेकर आए पार्लियामान के अंदर बजट। तो बात ये कि बात बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब पार्लियामान जो होगी अवाम की नुमाइंदा होगी, जब पार्लियामान पिक एंड चूज के साथ बनाई जाएगी, जब इलेक्शंस के अंदर। और आप एक और चीज़ देखें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जेन्युइन लीडरशिप का सर उठने ही नहीं दिया। जब आम मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए वो हिम्मत ही नहीं कर सकते कि इलेक्शंस लड़ें। लेकिन एक दफ़ा पहली मरतबा मुझे जो नजर आ रहा है मेरी रिप्रेजेंटेशन भी आ जाए रबिया साहिबा, वो ऑडिट नहीं जो होने फर्क पड़ता है। देखिए ये ग्रेजुअली अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो फिर मैं नहीं, मलिक साहब ने गलत जवाब में देना है। अच्छा मलिक साहब ब्रेक के बाद आगे दे दें, प्लीज 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 एक ब्रेक ले लेते हैं जी, छोटी सी ब्रेक, विल कम बैक। वेलकम बैक। अवामी मसाइल पे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो कि खत्म होते नजर भी नहीं आते। खैर अभी आगे पॉलिटिक्स क्या बनेगी, कुछ स्मूथनेस हो तो उसके साथ कुछ मईशत भी थोड़ी सी कुछ बेहतर हो जाए। अजमल जामी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू भी किया है कल। चौधरी साहब अभी यही बात कर रहे थे और मैं भी कल इसी हवाले से बात कर रहा था रऊफ हसन साहब से, और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने बाहर आना है तो जेलों से कोर्ट्स ने उनको बाहर करना है, एहतजाज करने की हमें कोर्ट से इजाज़त नहीं दे रहे, तो हम तो विल गो बाय द बुक ना। फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि इनमें जो करंट लीडरशिप है इनमें इतना तप्पड़ मौजूद नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकाल सकें। और क्या तरीकाकार फिर आपको क्या नजर आता है आगे सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि इस पे हिंज कर रहा है, बहुत डिटेल उनसे गुफ्तगू हुई और रऊफ हसन साहब से भी रब्ता हुआ इस सिलसिले में। उसकी तफसील बदल मलिक साहब ने थीसिस पेश किया ना, वो प्रैग्मेटिक है उसूली तौर पर, बट पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब चंदे वाली बात कर रहे हैं, हाँ चंदे, अच्छा। जब पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब 2 वक्त की रोटी पूरी ना हो, बिल की ये सूरत हाल हो ना, तो आपको एक सिंबल देना पड़ता है मैसेज एट लार्ज को कि देखें हम भी आपके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं, पेट काट रहे हैं और हिस्सा डाल रहे हैं। 5000 लीटर पेट्रोल आप नहीं लेते, तज़ीन और आयशा अपने पार्लियामेंट लॉजिस्ट की फिर नहीं करते। मोदी से आपको कितनी नफरत है पाकिस्तानियों को? क्या मोदी के बैंक अकाउंट और जायदादों की क्या तफसील निकली है? केरला के एक चीफ मिनिस्टर से लेफ्ट के उनका ताल्लुक था। नहीं, पाकिस्तान तो माशाल्लाह ओलिगार्की है। केरला के एक चीफ मिनिस्टर थे, लेफ्ट के थे, वो जब रिटायर्ड हुए तो जो उनकी पार्टी थी उसके हेड ऑफिस में रहा करते थे, पल्ले कख नहीं था। दैट्स एग्जैक्टली वाई उनकी जमात वहाँ 15-20 साल बरसर इक़्तिदार रही। ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारे जैसी सोसाइटीज़ में। ये मेरा थीसिस था। बाकी आई एम नॉट सेइंग दिस, बाकी मेरा मैं उनसे एग्री करता हूं। वो जाती पैसों की बात कर रहे थे मलिक साहब। अच्छा खैर उस पे आ जाए यार, इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक आप जो फवाद चौधरी साहब का थीसिस है ना, वो ये कहते हैं, हम इन पर्टिकुलर नहीं उसको रखते फवाद चौधरी साहब के रऊफ हसन के रिहाई से मुताल्लिक। एक दो बातें अर्ज करता हूं। ये बात क्योंकि मलिक साहब ने भी, रबिया जी ने भी देखी हुई है मुख्तलिफ मोमेंट्स। आप ये बताएं कि जब यास्मीन राशिद की पेशी होती है जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, इसके लिए नोशन जो इन्वेंट की गई है, वो कहाँ होती है? उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी, उनके साथ जो कुछ हो रहा है कहाँ? अच्छा, उमर अयूब जब सरगोदा मियाँ वाली गए, उनके साथ जो कुछ हुआ, क़यादत कहाँ थी? अच्छा, एक बात और कि इलेक्शन के बाद, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 1-2 दिनों के अंदर कोर कमेटी ने फैसला किया कि हमने प्रोटेस्ट करना है। यार मैं सवाल थोड़ा सादा कर, मुल्क गिर करना है। मैं सादा कर दूं सवाल। सादा सवाल ये है कि जिसने कहा कि मुल्क गिर एहतजाज हम नहीं करेंगे। अच्छा, उससे इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना था। बात सुनिए, इसकी एक अपनी वैल्यू हो सकता है आपके ख्याल में आ जाते हो, उसकी एक वैल्यू होती है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कैसे रिस्टोर हुआ था? अदालतों से हुआ था? नहीं। हाँ, अशफाक परवेज कियानी साहब ने कैसे हुआ था? नहीं, ये बात गलत है। हमारी मूवमेंट थी और दूसरी बात ये है कि पब्लिक प्रेशर था और हम लोग अपने और हम अपने लीगल फ्रंट्स के ऊपर भी जीते थे। जहाँ तक अब की बात है, देखें एक चीज़ मुगालता ज़हन से निकाल दें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने मूवमेंट चलानी होती हैं, खासतौर पर मैस मोबिलाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करनी होती है। आप मुझे बताएं, जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि ज़िया दौर के बाद से अब तक पाकिस्तान की सोसाइटी को सिर्फ डीपोलिटिसाइज किया गया की तरफ से डीपोलिटिसाइज किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैडर नहीं है। तो बहुत पोलिटिसाइज्ड है पाकिस्तान की सोसाइटी। नहीं, मैं बताती हूँ, बड़ी अच्छी बात है, ये क्राइसिस है ना, तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त बेशक पीटीआई के पार्टी से एक लीडरशिप सामने आई, खवातीन जिस तरह डट के खड़ी हैं, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, कुछ सोच सकता था उन्होंने किस तरह मुकाबला किया, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो ये क्राइसिस के अंदर लीडरशिप उभर रही है। इसी तरह नौजवान है जिन्होंने जेलें काटी, वुकला के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो पोलिटिकली आगे आए। तो मेरा ख्याल है, एक जुमला ले लें, आपकी बात में वजन है, ये जो कह रहे हैं नई लीडरशिप आ रही है। पंजाब में पीटीआई के यहाँ सिर्फ 13 लोग रिपीट हुए हैं, बाकी 100 प्लस नए चेहरे आए हैं।
हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और दूसरी बात देखिए, ये वो वाहिद इलेक्शन है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जिसमें एक पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर लोग जीते। फैसलाबाद गए, मैंने चंगेज काकड़ साहब जो हमारे भाई हैं उनका मैंने जुलूस देखा और मैं हैरान रह गई, और उसकी वजह ये थी कि पूरे शहर की पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि लोग इस निज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये पोलिटिसाइज सोसाइटी है। जहाँ तक वो कल वाली बात है, रऊफ हसन साहब की बिल्कुल ठीक, उन्होंने फरमाया कि इनको लीगल बैटल जो है वो भी करनी पड़ती है, और हर दौर में भुट्टो साहब ने मुझे एक चीज समझ नहीं आती रबिया साहब, मुझे ये नहीं समझ आता कि आपने एहतजाज के थ्रू निकलवाना है बाहर या आपने अदालतों के थ्रू निकलवाना है या फिर टू प्रोंग पैरेलल होनी चाहिए। काम होता है, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी सिंपल बात, अपनी जगह के लिए लड़े। देखिए नहीं, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, आपने अपनी जगह के लिए लड़े। आप देखिए दोनों की बात दुरुस्त है तो फिर दोनों की दुरुस्त। फांसी हुई, नजर भी आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बैटल जो थी लीगल वो करते रहे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब था, उनके ऊपर भी जब क्राइसिस आया वो अपनी कानूनी जंग लड़ते रहे। तो ये लड़नी पड़ती है, लड़नी चाहिए भी सिस्टम के अंदर जब आप रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कमजोरी आई थी एक डेमोक्रेटिक कैडर के अंदर या एक पॉलिटिकल कैडर के अंदर, अब वो दोबारा से इवॉल्व हो रहा है, और एहतजाजी सियासत जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मैं ये समझती हूँ। और आप ये देखें कितना रियासती जबर है इस वक्त, जो रियासती जबर है वो जो पुराना पीपल्स पार्टी के दौर में जब MLD की मूवमेंट चली उससे भी मुझे तो ज्यादा नजर आता है। यहाँ तो सर उठाने नहीं दिया, बुकला के साथ जो सलूक किया गया, तो ये सारा, और PDM 1 और PDM 2, मैं आपको बताऊं कि मैं जिन्होंने इनको मशवरे दिए पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इनके दुश्मन है कि जिन्होंने इनको इस तरह मैदान में उतारा इतनी ब्रुटैलिटी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत है, लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि एक ऐसा कैडर बन रहा है और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स आगे हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, फिर इसका मतलब आपको, अब आपकी बात को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो आप ये कह रही हैं कि मतलब व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, और अब टफ खत्म हो जाएगा। इतना नहीं हो सकता था। मैं तो एक एक्टिविस्ट हूं और मुझे हमेशा एक उम्मीद नजर आती है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं और मैं कभी नहीं कहती ना कुछ। मलिक साहब के अंदर बड़ा लावा पक रहा है। मलिक साहब उस वक्त से जो है ना वो कभी इस चेयर के बनने को पकड़ते हैं, कभी ये कर रहे हैं। क्या चल रहा है मलिक साहब आपके अंदर, आगे क्या नजर आ रहा है? इसमें आई वुड एग्री विद हर 50 मेरा ख्याल 5% के लोग बदले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बदली। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का एक का नाम है जरदारी जनरल स्टोर, एक है नवाज जनरल स्टोर, एक है इमरान जनरल स्टोर। अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई कि यार साड़ी बारी भी आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन यहाँ फंसा हुआ है। मैं इन दोनों से डिसएग्री नहीं कर रहा, पर्सन इज चेंज, मगर आई एम डिप्रेस। व्हाई आई एम डिप्रेस? अल्टीमेटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे अफराद हैं। हाँ, जब जेल में है और इस रियासत ने फैसला किया कि उसको जेल से नहीं आने देना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और ये रियासत बहुत जल्दी शकबाल के हाफ बन गई है शुमाली कोरिया। ये आपका ये ट्विटर शूटर, ये वीलॉग, ये भी सब बंद हो गई। ये भी हीले टॉक शो, ये भी जो हम टॉक शो कर रहे हैं, ये भी इसलिए कि मैं मुलाजिम नहीं यहाँ पे रहा ना, इसलिए हम भी फायरवॉल बोल रहे हैं। पॉइंट सिंपल ये है कि आप अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उसको क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अवाम का साथ देना तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने अंदर डेमोक्रेसी लें। ये जो है कि खां को जाके जेल में पूछांगे, नवाज शरीफ मॉडल टाउन में बताएगा, जरदारी इस्लामाबाद में बताएगा, इस तरह की स्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टी दे लव इट। नहीं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो बहुत है ना यार। क्या क्या सिंबॉलिक वैल्यू उसकी पार्टी जब खां साहब 1 साल से खड़े थे अपने घर में, साफ नजर आ रहा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट पे जा रहा है, वो जेल में जाएगा, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के जाता है, बी पार्टी बनाता, सी भाईजान अगर वो बाहर आएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो दूसरे नैरेटिव की डिफीट होगी ना, लड़ाई हो रही है। मेरा ख्याल है ये बड़ी दानिस्ता इन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, और ये दानिस्ता अपॉइंटमेंट थी 4-5, उसका मतलब ये था कि इसके बदले सिग्नल लिया जाए। ना आप कोई मीनिंगफुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके, ना आपने कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ जा सके, इंडिविजुअली भी नहीं जा सके, शदीद पॉपुलर ये पॉइंट, और ना आप अपोजिशन के अलायंस के ऊपर जा सके। लेकिन और हटदर्मी सोल्यूशन, और उम्मीद है आपके नहीं है। देखिए, जो हजरत मौलाना से PTI को उम्मीदें वाबस्ता थी ना, अब कल रात की खबर है कि शायद वो उम्मीदें बाहर आती नजर नहीं आ रही। वो बड़ा PTI को इम्कान था कि अगर मौलाना का इंजन और 6 जमाती अलायंस की वोट्स है ना अपनी जगह पे यार, मतलब अगर वो आइन और कानून जो के मौलाना के पास ताकत थी ना, मौलाना NOC के बगैर जलसा कर देते थे। PTI को तो कराची में NOC नहीं मिला और जलसा करने की हिम्मत नहीं उनमें। सही है, बैंक और मौलाना, तो वो बात अगर ना बनी तो ये फिर इसी तरह से खट्टी मीठी स्टेटमेंट्स होम्योपैथ देते रहेंगे। ना ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना ये मीनिंगफुल प्रोटेस्ट लॉस कर पा रहे हैं। सिर्फ लास्ट में कमेंट करूंगी कि देखिए, रियासत ने जबर किया, रियासत कमजोर हुई, और जिनके ऊपर जबर किया वो मजबूत हुए। देखिए, उनकी एक्सेप्टेंस देख लें, और इसका एक्सप्रेशन आप 8 फरवरी के इलेक्शंस देख लें। अगर इस इलेक्शन को भी रियासत नहीं मानती तो 1971 को फिर याद रखें। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रबिया बाजवा साहिबा जो है वो पुरुमीद है, ताहिर मलिक साहब को कोई उम्मीद नहीं है, और जामी साहब दरमियान में है। उनको आधी सी उम्मीद भी है और आधी नहीं भी है। आपसे इंशाल्लाह उम्मीद है, शदीद उम्मीद है। मैं तो आपकी बातों से लगा कि आप दरमियान में कहीं पर टैकल कर रहे हैं। बात करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है।
कौमी मफाद वसीतर कौमी मफाद के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर व भला करे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।